नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे, कल मैंने जैसा आपको सूचना दी थी, आपको बताया था कि हम आज से कर्मधारय समास जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा हुआ था, वहां से आज हम फिर से उसको आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो सीधे विषय पर चलते हैं और हेडिंग डालते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो आधारभूत जानकारी थी, वो जानकारी हम आपके सामने पहले वीडियो के माध्यम से ला चुके थे, लेकिन हमने उस वीडियो को लगभग 1 महीने पहले पढ़ा था। तो एक बार हम उसका ऐसे ही अवलोकन कर लेते हैं, मौखिक अवलोकन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने उसको देख रखा होगा पहले से। तो कर्मधारय समास जो होता है, इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आपको क्या जानकारी होना चाहिए। उपमेय और उपमान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उपमेय और उपमान की, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसकी जानकारी आपको निकालना जरूरी था। इसमें प्रायः दूसरा पद प्रधान रहता है। इसमें प्रायः दूसरा पद प्रधान रहता है। प्रायः दूसरा पद प्रधान रहता है। उपमेय और उपमान की इसमें अक्सर आपको चर्चा होते दिख जाएगी, उनका कॉन्सेप्ट यूज होते दिख जाएगा। हमने आपको यह भी बताया था कि उपमेय और उपमान को कैसे निकाला जाता है, इसे कैसे पकड़ा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है वाक्य में। अगर हम आपके सामने एक वाक्य लिख दें या एक उदाहरण लिख दें, कमल नयन। कमल नयन, तो कमल नयन में उपमेय और उपमान ढूंढने को कहा जाए, तो जब मैंने लास्ट समय में पढ़ाया था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि कमल और नयन में अगर आपको उपमेय और उपमान ढूंढना पड़े, तो उपमान को जानने के लिए 3 से 4 कसौटियों पे अगर वो खरा उतर रहा है, उनमें से किसी एक कसौटी पे खरा उतर रहा है, तो वो आपका उपमान हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा तो कोई प्राकृतिक चीज होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या प्राकृतिक है, कमल या नयन। अब कमल और नयन दोनों ही कुछ लोग प्राकृतिक बता देंगे, लेकिन अधिक प्राकृतिक जो प्रकृति में आपको मिल रहा है वो कमल ही है। चलिए छोड़िए, जब नयन की किसी की बात कर रहे थे तो उस समय उपस्थित क्या था, प्रस्तुत नयन था या प्रस्तुत कमल था? तो उस समय प्रस्तुत नयन थे। जब तक नयन प्रस्तुत नहीं थे तब तक हमने उनकी चर्चा कैसे कर ली कि ये नयन कमल के समान है। तो प्रस्तुत क्या था, नयन प्रस्तुत थे। अप्रस्तुत क्या था, कमल अप्रस्तुत था। तो जो वस्तु अप्रस्तुत होती है उसको हम उपमान मानते हैं, और जो वस्तु प्रस्तुत होती है उसे हम उपमेय मानते हैं। तो इस प्रकार से कमल यहाँ पे उपमान हो जाएगा और जो नयन है वो उपमेय कहलाएगा या उपमेय हो जाएगा। इसी प्रकार हमने आपको उपमेय और उपमान निकालने की बात बताई थी कि किस प्रकार से उपमेय और उपमान को ढूंढ करके आप निकाल सकते हैं, और इसकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी जब कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब आप अलंकार वाला सेक्शन पढ़ने जाएंगे तो वहां पे भी उपमेय और उपमान की इसी प्रकार से ढूंढना पड़ेगा। तो ये विधि जो है आपकी हर जगह पे काम आ जाएगी। आपको विशेषण भी ढूंढ ले, विशेषण, विशेष और उपमेय उपमान। चलिए, हमने उपमेय उपमान की बात कर ली पिछले वीडियो में ही। हम विशेषण विशेष को भूल रहे थे, तो हम विशेषण विशेष पे भी बात कर लेते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं जो विशेषण विशेष पर आधारित होते हैं। विशेषण और विशेष। विशेषण तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो किसी वस्तु के गुण को दर्शा देते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के रूप या गुण को वो दर्शा देते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेष वो संज्ञा हो जाती है जिसके गुणों के बारे में बात की जाती है। जैसे अगर मैंने विशेषण लिखा लाल, हमने विशेषण लिखा लाल, तो विशेष से क्या बन सकता है इसका, गाय। लाल गाय। तो विशेष से क्या हुई, जिसकी हमने तुलना की, जिसकी हमने बात की, और जो उसका गुण बता रहा है, जो उसकी विशेषता बता रहा है, वही क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। बहुत सामान्य सी बात है कि अगर किसी संज्ञा की कोई भी पद जो है विशेषता बता रहा है तो वो पद विशेषण कहलाएगा, और वो संज्ञा को हम विशेष के नाम से जानेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण और लिख लेते हैं। आधा विशेषण है, तो आधा में आधा और पका, इसको जब आप मिला लिखेंगे तो अधपका कह दिया जाता है।
तो विशेषण क्या हुआ? आधा, और विशेष से क्या हुआ? पका हुआ फल जो भी है, अथवा पका फल। तो इस प्रकार से आप विशेषण और विशेष को ढूंढ सकते हैं, और कर्मधारय समास में इसकी आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी। उपमेय उपमान के भी उदाहरण मिलेंगे, विशेषण और विशेष के भी उदाहरण मिलेंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई भी उदाहरण आपको कर्मधारय समास में नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। जैसे कि हमारी प्रक्रिया है, हम अगर किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसको अपने आराम के लिए, अपनी सहजता के लिए कुछ भागों में बांट लेते हैं, कुछ पदों में बांट देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कर्मधारय समास को भी 3 पदों में बांट के रखते हैं, जिससे कि हमें समझने, पढ़ाने में और आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसका हम पहला विभाजन करेंगे विशेषण पूर्व। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। पहला जो हमने इसका विभाजन किया या वर्गीकरण किया, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। दूसरा विशेषण उत्तर कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, विशेषण उत्तर कर्मधारय समास। और हम जो तीसरा इसका विभाजन करेंगे वो करेंगे विशेषण उभय कर्मधारय समास। तो पहले आप ये समझ लीजिए, ये 3 जो वर्गीकरण करे हैं ये किस आधार पर किए गए हैं, इनका मतलब क्या है और इनसे हमको आसानी क्या होने वाली है समास को पढ़ते समय। अगर हम बहुब्रीहि समास को एक श्रृंखला में लेकर शुरू कर दें, उसके उदाहरण बताना शुरू कर दें, तो आपको बहुत कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि बहुत प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें उपमान वाला जो पद होएगा वो पहले दे दिया होगा, कहीं कहीं उपमान वाला पद बाद में दिया गया होगा। तो इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए एक कारगर तरीका है कि हम इसको अगर 3 भागों में बांट लेते हैं तो ये आसान हो जाता है और हमें समझने में थोड़ा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पहले हम इनके उदाहरण एक एक दो देख लेते हैं किस प्रकार से उदाहरण आते हैं। तो विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, जैसा कि नाम से ही विशेषण पूर्व, अर्थात इसके पूर्व में आपको विशेषण लगा मिलेगा। अब कैसे लगा मिलेगा? पहला अगर उदाहरण लिखें, पहला अगर नीलाक्षी तो नील और अक्षी मिलकर के ये शब्द बना है नीलाक्षी। तो नीली जिसकी आंख है वो नीलाक्षी कहलाएगी, जिसमें नीला जो आगे लग रहा है ये विशेषण का काम कर रहा है और पीछे अक्षी जो है वो संज्ञा का काम कर रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरा उदाहरण इसका देखें तो महात्मा, तो यहाँ महान जो है ये विशेषण का काम करेगा, आत्मा संज्ञा का काम करेगी। विशेषण उत्तर समास के अगर उदाहरणों की बात करें तो इसमें आपको एक उदाहरण मिलेगा मुखार बिंद, अर्थात जिसका मुख अरविंद के समान है। यहां से अरविंद निकलेगा, अरविंद का मतलब कमल होता है और कमल आपका विशेषण होएगा, कमल आपका उपमान भी होएगा। तो जिसका मुख कमल के समान है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम मुखार बिंदु कहते हैं। तो ये आपका विशेषण उत्तर कर्मधारय समास का एक प्रमुख उदाहरण बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं, संसार सागर, तो सागर जो है ये विशेषण का काम करेगा, संसार यहाँ संज्ञा का काम करेगा, सागर यहाँ पर उपमान का काम करेगा, संसार यहाँ पर उपमेय का काम करेगा। और विशेषण उभय पद की जब बात करते हैं तो इसमें आपको दोनों विशेषण एक साथ मिलेंगे, जैसे कि लाल लाल, पीला पीला, हरा हरा। देखिए विशेषण उभय कर्मधारय समास है, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज़ एक समझने को मिलेगी। जैसा कि हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था तो हमने बताया था पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होंगे वो विशेषण वो अव्ययी भाव समास में आने वाले थे। लेकिन यहाँ पर आप देखें यहाँ पे भी पुनरावृत्ति हो रही है, लाल लाल, पीला पीला, हरा हरा। तो
यहाँ पर कर्मधारय समास क्यों है और वहां पर अव्ययी भाव समास क्यों है, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन कब, जब विशेषण उभय कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत बारीक बात है, इसे अगर आप समझेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि समास का जो प्रकरण होता है एक बहुत लेंदी प्रकरण है, बहुत कम समय में भी पढ़ा जा सकता है। आप समास को 1 घंटे में पूरा समास कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपसे कोई टेक्निकल प्रश्न पूछ दिया जाएगा आप फंस जाएंगे। इसलिए समास को थोड़ा समय देकर एक बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा थोड़ा समय देकर के 1000 बार पढ़ने से। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, उनके नियमों पर चर्चा होती चले, तो कभी भी आप समास में प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो विशेषण उभय समास की भी बात करेंगे, विशेषण उत्तर समास की भी बात करेंगे, और विशेषण पूर्व जो कर्मधारय समास है इसकी भी बात करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विशेषण पूर्व कर्मधारय समास की। बाकी विशेषण उत्तर और विशेषण उभय कर्मधारय समास हम अपने अगले शेड्यूल में रखेंगे। तो विशेषण पूर्व कर्मधारय समास के जो गुणधर्म हैं वो तो मैंने आपको पहले बता दिए कि यहाँ पर आपको विशेषण कहाँ मिलेगा, पद में पहले मिल जाएगा। अब क्या है, मेन बात है इसके उदाहरणों को देखना कि किस प्रकार के उदाहरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, इसको ऊपर लिखकर दोबारा से हेडिंग डाल लेते हैं। तो कर्मधारय समास में विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास क्या होता है, तो इनके हम उदाहरणों से शुरुआत करते हैं। इसका पहला उदाहरण अगर हम लिखें, वही लिख देते हैं जो अभी लिखा था, महात्मा, और महात्मा का विग्रह करिए, महान है जो आत्मा। जो आत्मा महान है उसे हमने क्या कहा, महात्मा कहा। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, इसमें अगला उदाहरण इसी श्रृंखला का मिलेगा। यहाँ पर एक बात का उल्लेख और करते चलें कि जो विग्रह करते हैं जब इस समास में, अधिकतर जब बात करें कर्मधारय समास में, तो एक एक शब्द जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है आपको ठीक उसी प्रकार से उसको वहाँ पर नोट करना है। क्योंकि अगर हम है और जो का जरा सा स्थान इधर से उधर कर देंगे तो आप पूरे समासिक पद को ही बिगाड़ देंगे, जिसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम इनको देख लेते हैं। महात्मा, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसी क्रम में अगला उदाहरण देखेंगे, बदबू। तो बद है जो बू। बद का अर्थ क्या होता है, बुरा, अर्थात जो बदबू बुरी है, जो महक बुरी है। बू का अर्थ महक और बद का अर्थ बुरा। जो महक बुरी है उसे क्या कहेंगे, बदबू। इसी प्रकार आगे अगर उदाहरण देखें तो चरित्रहीन। तो चरित्र से है जो हीन, इसका विग्रह करेंगे, चरित्र से है जो हीन। जो चरित्र से हीन है उसे क्या कहा, चरित्रहीन। इसी क्रम में अगला उदाहरण इसका देखें। इसका अगला उदाहरण मिलेगा नराधम नहीं, कुकर्म। कू का अर्थ होता है कुत्सित के अर्थ में कू का प्रयोग करते हैं। तो कुत्सित है जो कर्म, कुत्सित है जो कर्म। जो कर्म कुत्सित है उसे हमने क्या कहा, कुकर्म कहा। इसी क्रम में अगर अगला उदाहरण देखें, सुकर्म। ठीक इसका विपरीत है। सु का अर्थ होता है अच्छा, तो अच्छा है या सु है, अच्छा नहीं सु है जो कर्म। तो जो कर्म अच्छा है उसे सुकर्म कहा, जो कर्म बुरा है उसे कुकर्म कहा। ठीक इसी क्रम में अगला उदाहरण अगर देखें, पकौड़ी। 7 नंबर का उदाहरण है पकौड़ी।
तो पकी है, पकी है जो बड़ी, जो बड़ी पकी है उसे क्या कहेंगे? पकौड़ी कहेंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण जो है तीव्र दृष्टि। तीव्र दृष्टि, तो तीव्र है जो दृष्टि, तीव्र है जो दृष्टि, उसे क्या कहेंगे? तीव्र दृष्टि कहा गया है। इसी क्रम में अगला उदाहरण अगर देखें, नील गगन, और इसका विग्रह करें, नील गगन नीला है जो गगन, जो गगन नीला है उसे क्या कहा जाता है? जो नीला गगन होता है उसे नील गगन कहा जाता है। तो यहां पर आपने देखे होंगे कि जितने भी उदाहरण 8-9 उदाहरण लिखे हुए हैं, इनके सब में विशेषण इनके आगे ही मिल रहे हैं। महात्मा में महान है, जो आत्मा, तो विशेषण क्या मिला? महान। ठीक उसी प्रकार महापुरुष में महान है, जो पुरुष, विशेषण क्या मिल गया? महान। बदबू में बद है, जो बू, बद क्या हुआ? विशेषण हुआ। चरित्रहीन में चरित्र क्या हुआ? विशेषण हुआ। कुकर्म में कुत्सित क्या हुआ? विशेषण हुआ। सुकर्म में सु क्या है? ये भी विशेषण है। पकौड़ी में पका हुआ क्या है? ये भी विशेषण का काम करेगा। तीव्र दृष्टि में तीव्र क्या है? विशेषण का काम करेगा। नील गगन में नीला रंग क्या है? ये भी विशेषण का काम करेगा। तो जितने उदाहरण यहां पर आपने देखे, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये सारे के सारे उदाहरणों में विशेषण का जो पद है वो पहले प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहां सब में विशेषण पूर्व क्रमधारय समास मिलेगा। विशेषण पूर्व क्रमधारय समास समझने में एक चीज का और ध्यान रखिए, कभी कभी आपको विशेषण की जगह उपमान का भी देखने को मिल जाएगा। जो विशेषण पूर्व की बात कर रहे हैं यहां कभी कभी उपमान आगे मिलेगा, और जो विशेषण उत्तर का बात करेंगे वहां पे आपको उपमान कभी कभी पीछे मिलेगा। अब जिनमें आगे उपमान वाला पद लगा है उनकी बात कर लेते हैं, थोड़े से उदाहरण इसी क्रम में लिखते जाएंगे आगे, जिसमें उपमान वाला पद जो आगे लगा हो जाएगा, जैसे कि कनकलता। कनक लता, कनक के समान लता, कनक रूपी लता। देखिए कनक क्या है, यहाँ पे उपमान का काम करेगा, तो कनक रूपी लता क्या हो गया? कनक लता हो गया। इसी क्रम में अगला उदाहरण अगर देखें, राजीव नयन। राजीव नयन, तो राजीव के समान नयन, राजीव के समान नयन। और राजीव का तो अर्थ आप लोगों को पता ही होगा कि राजीव का अर्थ होता है कमल। इसी में आगे अगर देखें, प्रियजन, इसी श्रृंखला में आगे लिख लेते हैं, प्रियजन, तो प्रिय है जो जन। देखिए अब यहां पर विशेषण प्रिय आ गया आगे, वहां पर उपमान देखने को मिला था, यहां विशेषण मिल रहे थे, वहां उपमान मिला, लेकिन यहां पर फिर विशेषण आ गया। इसी प्रकार आगे उदाहरण देखें, नीलोत्पल। नीलोत्पल नहीं, इसका और उदाहरण कुछ देखते हैं, महाकवि चंद्रवदन। चंद्रवदन, तो चंद्र रूपी बदन या चंद्रमा के समान बदन, चंद्र रूपी वदन। चंद्र रूपी वदन को हमने क्या कहा? चंद्र वदन कहा। और अब यहां पर आपको एक चीज और बताता चलूं साथ में, जब विषय पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम एक साथ देखते हुए चलना चाहिए। यहां जो वदन का अर्थ होता है, अगर हम इस तरह लिखें वदन, इसमें आगे वाह वट वाला और इसके साथ लिखते हैं बदन, इनके दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं। चंद्र बदन लिखने को जब भी कहा जाता है तो हम तुरंत चंद्र बदन में ये बदन लिख देते हैं, ये जबकि बिल्कुल गलत है इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि किसी का शरीर चंद्रमा की तरह थोड़े ना होएगा। चंद्रमा की बात करी जाती है कि चंद्रमा खूबसूरत ग्रह है। चंद्रमा की अगर हम अपने हिंदू पुराणों में देखें, चंद्रमा बहुत ही शीतल है और बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व के हैं। तो उनका जो बदन है, बदन का अर्थ इसका मतलब होता है मुख, और इसका अर्थ होता है शरीर। तो चंद्रमा के समान शरीर वाला है, चंद्रमा के समान मुख वाला,
तो जो व्यक्ति चंद्रमा के समान मुख वाला होएगा उसको चंद्रवदन कहते हैं। तो जब भी चंद्रवदन लिखने को आए तो वाह वट वाला बनेगा, बकरी वाला वाह शरीर के लिए बनाया जाता है। तो चंद्रवदन में चंद्रमा के समान जो बदन है यहाँ पे वाह वट वाला बनेगा। कभी कभी ये प्रश्न वर्तनी में पूछ दिया जाता है और हम लोग गलत करके चले जाते हैं। कभी कभी ये समानार्थी शब्दों में पूछ दिया जाता है, आपको बदन और बदन लिख के दे दिया जाता है और आप इसके चक्कर में पड़ जाते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो वदन और बदन का अर्थ याद रखिए। बात बीच में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। अगला उदाहरण इसका है नीलकंठ। अब देखिए नीलकंठ, अब विशेषण आ गया आगे। नीलकंठ तो इसका विग्रह क्या है? नीला है जो कंठ। अब यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। 14 से 15 उदाहरण हमने लिखे। ये देखिए सारे उदाहरण आपके सामने हैं। मैं सामने से हट जाता हूं। महात्मा, महापुरुष, बदबू, चरित्रहीन, कुकर्म, सुकर्म, पकौड़ी, तीव्र दृष्टि, नील गगन। यहां तक आपने देखा कि सब में विशेषण वाला पद आगे लगा था, लेकिन कनक लता, राजीव नयन, चंद्रबदन में आपने देखा यहाँ पर उपमान वाला पद आगे लगा था। लेकिन उनके अतिरिक्त जो अन्य उदाहरण थे, जिनमें से नील गगन, प्रियजन, नीलकंठ, इन सब में जो उदाहरण थे, इनमें सब में फिर से आपको विशेषण वाला पद आगे लगा हुआ दिख रहा था। अब प्रश्न ये है, अगर हम इनमें से जो शब्द उठाकर इधर लगा दें, मान लीजिए हमने नीलकंठ है, सबसे उपयुक्त उदाहरण है आपको कंफ्यूजन में डालने वाला भी और समास के अर्थ को समझने वाला भी। नीलकंठ में नीला है जो कंठ, अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें, नीला है कंठ जो या जिसका, नीला है कंठ जो या जिसका। अब यहां पर पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो गई, नीला है कंठ जिसका, और वो किसका कंठ नीला है? वो महादेव जी का कंठ नीला है। तो यहां पर महादेव अर्थ आएगा। और जब हम कहते हैं नीला है जो कंठ, जो भी कंठ नीला है, इसमें वो वाले भी कंठ आ जाएंगे जो कंठ पे अगर आप नीले रंग की स्याही लगा लें तो वो आप भी नीलकंठ कहे जाएंगे। यहां पर नीलकंठ की भी बात कर लेंगे, जो नीलकंठ पक्षी होता है जिसका कंठ नीला होता है। लेकिन जैसे ही हम जो को संज्ञा की उस तरफ लगाते हैं, संज्ञा को पार कराते हैं, तो वहां पर ये तुरंत बहुब्रीहि समास का रूप ले लेता है। हर एक उदाहरण में ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सभी उदाहरण इसकी जद में आते हैं जिन उदाहरणों में हमें ऐसा डाउट होता है कि कहीं यहाँ पर बहुब्रीहि समास तो नहीं। जैसा नीलकंठ है, नीलकंठ आपका बहुब्रीहि समास में भी प्रयोग किया जाता है और एक कर्मधारय समास में भी आता है। लेकिन जानना इसलिए जरूरी है कि अगर विग्रह करके दे दिया गया कि नीला है जो कंठ, इसमें कौन सा समास होएगा? नीला है जो कंठ, इसमें कौन सा समास होएगा? तो बिना कोई देर की आप कर्मधारय पर टिक करें। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रश्न का रूप बदल दें कि नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन होंगे? वो महादेव शिव होंगे। और यहाँ पर जो समास होएगा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। हर एक समास जो इस प्रकार के हैं जो डाउट में डालने वाले। अब कुछ इसमें प्रश्न ये कर सकते हैं कि पकी है जो बड़ी, तो पकी है बड़ी जो कर देंगे तो पकी है बड़ी जो करने के बाद इसमें भी बहुब्रीहि हो जाएगा। तीव्र है दृष्टि जो लगा देंगे इसमें भी बहुब्रीहि हो जाएगा। महान है आत्मा जो कर देंगे इसमें भी बहुब्रीहि हो, ऐसा नहीं है। वो शब्द लाइए जिन शब्दों के पीछे बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे उदाहरण आपको कर्मधारय समास के मिल जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुब्रीहि समास का देखिए कोई भी उदाहरण लाते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और आपका ये डाउट भी यहां पर दूर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बहुब्रीहि समास का कोई उदाहरण लिख दूं, चलिए मैंने लिखा दशानन, दशानन। अब मैं इसका विग्रह करा रहा हूं। अब विग्रह दोनों रूप में करना है। एक तो विग्रह हमने किया बहुब्रीहि वाला, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। अब वो किसके आनंद 10 हैं? वो एक व्यक्ति है जिसको दशानन कहते थे, वो रावण था, लंका का राजा था। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसका विग्रह बदल दें कि 10 हैं जिसके आनंद, जिसके आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, जिसके 10 सर हैं वो क्या कहलाए? 10 हैं जिसके आनंद। तो इस वाले विग्रह में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं, कर्मधारय समास। और जब ऊपर वाले में जाएंगे, जैसे ही आप संज्ञा के
संज्ञा को पार करेंगे तुरंत बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और जैसे ही आप संज्ञा को पीछे जो रखेंगे तो वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। पंचवटी ले लीजिए, पंचवटी माफ करिए, इसमें नहीं आएगा। इसमें अगला उदाहरण अगर हम देखें, लंबोदर, देखिए बहुत पेटेंट उदाहरण है लंबोदर। अभी दशानन में कोई ये कह सकता था कि पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके दशानन हो, और उसकी बात तर्क संगत भी है कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसके आनंद 10 हो। तो इसका जो ये दूसरा वाला विग्रह है ये बिल्कुल तर्क संगत साबित नहीं होता। लेकिन जब हम लंबोदर की बात करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है, तो बात हो जाएगी किनकी, गणेश जी की। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से विग्रह करें, लंबा है जो उदर लंबा है, वो किसी का भी उदर लंबा हो सकता है। हर व्यक्ति जो मोटा है वो लंबोदर कहलाएगा। तो लेकिन इसका मतलब ये तो हो नहीं जाएगा कि जो भी व्यक्ति मोटा है, जो जिसका भी पेट निकला हुआ, वो सभी गणेश जी की संज्ञा लेकर बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस के साथ में उदाहरणों की प्रकृति के आधार पे आप ये तय करेंगे कि कहाँ पर बहुब्रीहि समास हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुतर्क वाली बात करेंगे, रावण के 10 स्तर नहीं होते हैं, अब वो चतुरानन ले आएंगे, उसके बाद षडानन ले आएंगे। तो आपको सिर्फ अपनी तर्क शक्ति के साथ में इस स्थिति पर पहुंचना है कि आप तय कर पाएँ क्या इसका ये हो सकता है। देखिए लंबोदर लंबा पेट दुनिया में बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन हर व्यक्ति गणेश नहीं बन जाता है। लेकिन आप ये तय कैसे करेंगे कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। लेकिन लंबोदर जैसा उदाहरण जब भी प्रश्न पत्र में आएगा, अगर बहुब्रीहि विकल्प में है तब तो बहुब्रीहि ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बहुब्रीहि को छिपा कर कर्मधारय अगर दिया जा रहा है तो ये प्रश्न मानने गलती मत करना कि मिसप्रिंट हुआ है, वो कर्मधारय समास के ही दृष्टि से आपको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो समास का जो पद होता है उसको विग्रह करके दिया जाता है। तो आज हम इस जो पूरा श्रृंखला थी समास की, कर्मधारय समास का, हमने विशेषण पूर्व कर्मधारय समास पढ़ा। इसको आज यहीं स्थगित करते हैं, कक्षा का यहीं समापन करते हैं, और कल कुछ विशेषण पूर्व कर्मधारय के समास और उसके साथ ही जो उसकी अगली श्रृंखला है उसको पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विशेषण उत्तर कर्मधारय समास की। उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।